मैं नितिन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टूल्स के बारे में बात करेंगे जिसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। हम लोग रोज़ यूज करते हैं अपने घर पे भी, लेकिन हमें कुछ लोगों को पता रहता है, कुछ लोग नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जी हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने वर्क प्लेस पे कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि नहीं, तो आपका जहाँ तक मुझे लगता आंसर आएगा हाँ। क्यों होते हैं? इसके पीछे कई रीज़न होते हैं। जैसे कि आप जिस पोजीशन में बैठते हैं वो आपको थकाने वाली हो सकती है, वो आपको परेशान करने वाली हो सकती है, ऐसी पोजीशन हो। या कोई चीज़ आप याद करना चाह रहे हो, वो याद नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। या हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई चीज़ ढूंढ रहे हो अपने वर्क प्लेस पे, लेकिन वो मिल नहीं रही हो क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे रखा हुआ है, सिचुएशन सही नहीं है। या कभी आपको ऐसा लगता हो कि यार इस काम को करने के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं, पूरा इनफ टाइम ही नहीं है मेरे पास कि इस काम को पूरा। या ऐसा कभी लगता हो कि यार कभी कभी मिस्टेक पे मिस्टेक होती जा रही, समझ में नहीं आ रहा यार क्यों मिस्टेक हो रही बार बार, ये नहीं समझ में आ रहा है। या किसी को कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो आप, तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो सही से, तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है यार क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके तरह तरह के रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कभी कभी, और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यही सब के लिए एक ऐसा टूल है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव थिंकर और एक होता है निगेटिव थिंकर। अगर आप निगेटिव थिंकर हैं तो आप क्या करोगे, सोचोगे और कहोगे यार नहीं हो सकता, छोड़ो, नहीं करते, हो नहीं पाएगा, तो आप गिव अप कर जाओगे। अगर आप एक साथ काम करते हो, टीम में वर्क करते हो, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कुछ बड़ा कर सकते हो। पॉजिटिव थिंकर ऐसा सोचेगा। लेकिन पॉजिटिव थिंकर को भी किसी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं टूल्स में से एक टूल्स है 5S। उन्हीं टूल में से एक टूल है 5S। आज हम बात करेंगे 5S के बारे में। तो 5S की फिलॉसफी क्या है कि ये हमारे वर्क प्लेस को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने का एक टूल है, जो कि वर्क फ्लो को इम्प्रूव करता है, वेस्टेज को एलिमिनेट करता है, और अनरीजनेबल जो प्रोसेस होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें हम उलझ जाते हैं, उसको ये कम कर देता है और हमारी इफ़िशियंसी को भी ये इम्प्रूव कर देता है। तो कुल मिला के एक चीज़ जान लो कि 5S क्या है, कि हमारे जो वर्क इन्वायरमेंट है उसको ये इम्प्रूव करने का एक टूल है। इतना है। अब एक चीज़ और जान लेते हैं 5S के बारे में। 5S क्या होता है कि हमारे वर्क प्लेस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, और तीन चीज़ें रिड्यूस करता है। क्या? एक मुरी, मुरा और मुदा। ये तीन जैपनीज वर्ड हैं, ये ज़्यादा यूज होते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग में। इसको 3M के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी कभी हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो आगे चल के। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा संक्षेप में कि मुरी, मुरा और मुदा होता क्या है। मुरी क्या होता है? ओवरबर्डन, मतलब कि ज़्यादा किसी पे लोड दे दो, किसी पे ज़्यादा लोड हो बिना किसी काम के उस पे, तो वो ओवरबर्डन हो जाता है बिना किसी रीजन के। ज़बरदस्ती लोड, मतलब कोई चीज़ अगर हमें ढूंढनी है तो वो ज़्यादा विजुअल नहीं हो रही, हमको उसको तमाम चीज़ें पलट पलट के ढूंढना पड़ा हो, तो वो एक ओवरबर्डन चीज़ होगी। तो इसको कहते हैं मुरी, इसको रिड्यूस कर देता है एक तो 5S। दूसरा होता है मुरा, अनइवननेस। अब क्या होता है कि एक आदमी की स्पिरिचुअल कंडीशन होती है कि हम कुछ और तरीके से काम करते हैं, हमारी कुछ और इफिशियंसी है, दूसरा बंदा है उसकी और कोई इफिशियंसी है, तीसरे का कुछ और इफिशियंसी है, सारे लोग इवन नहीं होते। तो इस चीज़ को भी ये रिड्यूस कर देता है। और तीसरी चीज़ क्या है? मुदा। तो अब बात करते हैं मुदा की। मुदा क्या होता है? जो हमारे बेस्टफुल वर्क हैं, जो हमारे बेस्ट हैं, जो बेस्टफुल वर्क जिससे हमारी कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, उनको एलिमिनेट कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अराउंड 90% जो वर्क होता है वो वेस्ट होता है, जिसमें जिससे कोई हमें वैल्यू ऐड नहीं होती, लेकिन उसको करना पड़ता है।
जैसे हम बता दें आपको कि हमें एक गियर बनाना है अगर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्जिंग करेंगे, टर्निंग करेंगे। तो ये जो वर्क है ना, इसको हम ये मान के चलो कि ये एक वेस्टेज को लीन मैन्युफैक्चरिंग वेस्टेज में लाता है, कि ये वेस्टेज हो रहे हैं, क्योंकि जो गियर बन रहा है, जिसकी टीथ बन रही है, जो गियर फॉर्मेशन है, उससे ही वैल्यू ऐड होगी, बाकी चीज़ें वैल्यू ऐड नहीं, लेकिन जरूरी है, करना पड़ता है। तो ये सब वेस्टेज हैं, तो इसीलिए इन सबको धीरे धीरे लोग कम करते जाते हैं। जैसे कि अब नई टेक्नोलॉजी में कर दिया लोगों ने कि पहले हॉबिंग होती थी, सेविंग होती थी, क्वालिटी मेंटेन। अब ऐसे आ रहा है कि हमको हॉबिंग करके काम चलता है, क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, सेविंग नहीं। तो एक ये वेस्टेज था, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके के बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी इंडस्ट्री में वेस्टेज में गिनती होती है, जबकि उसको करना पड़ता है, जरूरी भी है। तो अब बात करते हैं कि 5S क्या है, इसको क्यों 5S कहा जाता है। तो 5S कुछ नहीं है, जापानीज वर्ड के इनिशियल वर्ड एस से शुरू होने की वजह से इसको 5S कहा जाता है। ये इनका हम बता, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि जापानीज में इसको कहा जाता है सीरी, सीटोन, सीसो, सुकेत्सु, सिसुके। और इंग्लिश में कहता है, कह सकते हैं इसको सॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। और हिंदी में कहेंगे छटाई, व्यवस्थित, सफाई, मानकीकरण, अनुशासन। तो ये 5S के 5 वर्ड थे जिनकी वजह से इसको 5S टूल कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा जो इसका पहला एस है, जिसे हम कहते हैं सीरी, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सॉर्ट करना, छटाई करना हिंदी में। तो इसको जान लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हमारे वर्क प्लेस पे अननेसेसरी आइटम्स हैं, उनको एलिमिनेट करना, इसका फोकस होता है, इसका कॉन्सेप्ट है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारे वर्क प्लेस पे सीरी लिस्ट, कि क्या क्या आइटम हैं, उनको उसको बोला जाता है सीरी लिस्ट। तो एक लिस्ट बना लेते हैं, उसमें आपके इक्विपमेंट होंगे, फर्नीचर होगा, टूल्स होंगे। इस तरीके के हम एक कैटेगरीज बना के सीरी लिस्ट बनाते हैं। अब इसमें से देखते हैं कि किसकी ज़रूरत है ही नहीं है हमारे वर्क प्लेस पे। कोई कोई सामान होता है ना कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं तब भी हमारे वर्क प्लेस पे पड़ा हुआ है, तो वो आइडेंटिफाई कर लिया हमने। फिर देखते हैं कि कौन से सामान की अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो है उसकी, लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद आए। जैसे आपको एग्जांपल गद्दे की, रजाई की ज़रूरत पड़ेगी, कैम्बल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्या जून में पड़ेगी, गर्मी में थोड़ी पड़नी है, वो तो ठंडी में ज़रूरत है। तो अभी ज़रूरत नहीं, बाद में पड़ सकती है। तो ऐसा हो गया, एक इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तीसरा क्या होता है कि ज़रूरत है लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और ज़रूरत है उसकी, इस जगह पे नहीं ज़रूरत है। जैसे एक एग्जांपल बताऊँ मैं, घर का ही ले लो कि अगर गैस सिलेंडर है तो उसको किचन में रहना चाहिए, ये थोड़ी कि बेडरूम में रहेगा, उसकी बेडरूम में ज़रूरत नहीं है। बेडरूम में रखा हो तो वो फिर गड़बड़ है, उसको तो किचन में होना चाहिए। तो ये हो गया कि ज़रूरत तो है लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़ क्या होती है कि इसकी ज़रूरत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, घर का ही, जिससे घर घर के एग्जाम्पल से लोगों को समझ ज़्यादा आता है। तो ले लेते हैं कि ज़रूरत तो है, जैसे कि मान लो हमें तेल चाहिए, आटा चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन एक क्वांटिटी होती है, निश्चित क्वांटिटी की, इतनी की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा लाएंगे। जैसे दूध का ले लो, हमें ज़रूरत तो है दूध की, लेकिन क्या हमको अगर ज़रूरत है 2 लीटर की, तो हम 50 लीटर ला कर रख लेंगे तो ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़रूरत तो है लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत नहीं है। ये हो गया चौथा। तो 4 कैटेगरी ये बन गई। तो इस हिसाब से लिस्टिंग कर लिया हमने। फिर क्या करते हैं, रेड टैगिंग करते हैं, रेड टैग लगाते हैं। रेड टैग उस पे लगाते हैं जिसकी अनवांटेड थिंग्स, जिसकी ज़रूरत नहीं है, और एक टाइम लिमिट पीरियड दे देते हैं कि इतने टाइम में इसका एक्शन लिया जाए, इसको एलिमिनेट करना है, यहाँ से हटाना है। ये क्वेश्चन मतलब क्या क्या चीज़ें लेता है अपने साथ कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, क्या ज़रूरत है, हाउ मच रिक्वायर्ड, किस चीज़ की ज़रूरत है, पहला चीज़। दूसरा, हाउ मच रिक्वायर्ड, कितने की ज़रूरत है, और व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, और इसकी कब ज़रूरत है, वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, और इसकी कहाँ पे ज़रूरत है। ये सब उसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो सब इसमें मतलब एक सब कॉन्सेप्ट रहता है। इससे हम इस आइडेंटिफाई करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, इससे रेड टैगिंग करते हैं। अब आते हैं
कि गाइडलाइंस क्या होती है इसकी। एक तो होता है ऑब्सोलेट आइटम्स, कि कोई कोई आइटम ऐसे होते हैं जो ऑब्सोलेट हो जाए, जो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाती है, जो चीज़ अब मार्केट में हो सकता ना मिले या हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी हमने रिप्लेस कर दी किसी और न्यू टेक्नोलॉजी पे आ गई, उसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी होती है डिफेक्टिव पार्ट्स। कोई कोई चीज़ होती है जो टूटी पड़ी है, डिफेक्टिव है, लेकिन डिपार्टमेंट में रखी हुई है, आपके वर्क प्लेस पर रखा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि वो ज़बरदस्ती पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है। या तो वो सही करके रिपेयर होकर रखा जाए या तो उसको फेंक दिया जाए। तो ये दूसरा चीज़ होगा डिफेक्टिव पार्ट। अब तीसरी जो गाइडलाइन है स्क्रैप, कि स्क्रैप क्या है। कभी कभी होता है कि हमारा खराब है, फेंका हुआ सामान, वो हम वर्क प्लेस पे पड़ा, उसको फेंकना चाहिए था, कि स्क्रैप नहीं किया हमने, उसको रखा हुआ है। तो ये तीसरा। चौथी का नॉट इन प्लेस, कि जो भी सामान है वो सही जगह पे नहीं रखा हुआ है। जैसे हमने अभी बताया आपको कि सिलेंडर की जरूरत किचन में है, लेकिन हमें सिलेंडर किचन में रख के हमने बेडरूम में रखा है, तो ये होगा नॉट इन प्लेस। ठीक। अब वो पांचवी चीज क्या होती है, अननेसेसरी आइटम, जो एक्स्ट्रा सामान है जिसकी जरूरत नहीं है, यूजफुल नहीं है, एक्स्ट्रा है, ये सब चीजें हो गई। ये इसकी गाइडलाइंस हो गई 5 तरीके की। जैसे हमने ये पिक्चर लगाई है, एक पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक सामान, तमाम पड़े हुए हैं सामान, इसमें अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगले में क्या हुआ, अननेसेसरी आइटम्स को हमने स्क्रैप कर दिया और कुछ जो जरूरी थे उनको एक किनारे कर लिया। ये सॉर्टिंग हो गई। इस तरीके से सॉर्टिंग होती है। दूसरा एस क्या होता है, अब दूसरे एस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो हमने छटाई कर लिया। दूसरा आइटम है जिसको कहते हैं सीटोन, सेट इन ऑर्डर, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जिसको कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब एक ऑर्डर में किसी चीज को प्लेस कर देंगे तो हमारे जो फाइंडिंग एफिशिएंसी है, स्टोरेज एफिशिएंसी है, ये सब इम्प्रूव कर जाएगी। मतलब कोई चीज़ हमें जब ढूंढना होगा, जब कम आइटम होगा आपके पास, तो और सही से ऑर्गेनाइज किए रहोगे, जैसे किसी चीज़ को लगाना है आपको, ए बी सी डी करके मार्किंग करिए रहोगे, तो हमको बी से ढूंढना, तो ए को हम एक तरफ नहीं जाना, हम बी पे ही पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट बी दिखेगा हमें अगर बड़ा बड़ा। तो इससे का फाइंडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जो स्टोरेज होता है वो सिस्टमेटिक हो जाता है। अगर ऐसे फैला कर रखोगे तो ज़्यादा जगह लेगा, लेकिन अगर सिस्टमेटिक रख दोगे तो उसमें क्या होगा कि जगह कम लेगा। ये हो गया। और ये और क्या बेनिफिट होगा इससे, कि हमको बहुत आसानी से दिख जाएगा, फ्रंट पे दिख जाएगा। मतलब कि जो भी मैंने एक बात की थी कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते, विजुअली दिखेगा, हमें बहुत जल्दी आसानी से देख सकते हैं, और इसको बहुत आसानी से फिर निकाल सकते हैं और रख भी सकते हैं उसको उस जगह पे। ये हो गया कि ये सेट इन ऑर्डर से ये फायदा हुआ। इससे अब फायदा क्या होगा अगला, कि हमारा टाइम बचेगा, हमको ज़्यादा वर्क नहीं करना, ढूंढने में टाइम नहीं लगना है, तो हमारी एनर्जी भी कम लगेगी। तो इसका कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब कि हर सामान के लिए एक स्थान, और हर सामान अपने स्थान पे रखा हो, जो कि सर्च करने में और काउंट करने में आसानी हो। सर्च फ्री और काउंट फ्री होना चाहिए। अभी इसका एक पिक्चर में दिखाऊंगा आपको कैसे। फिर क्या इसकी गाइडलाइन क्या है सेट इन ऑर्डर की, एक लेबलिंग होगी, कि लेबल लगा होगा, कि लेबलिंग इस मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ऑयल कंटेनर है, तो उसमें हमको एक लेबल लगाना होगा कि यहाँ पे हम इसको हम मिनिमम मानेंगे, यहाँ से हम रीऑर्डर कर देंगे। तो इस तरीके की लेबलिंग होती है, या कोई मार्किंग कर दिया कि यहाँ तक है तो इतने लीटर हो गए, यहाँ तक के इतना लीटर, इस तरीके का एक मार्किंग होनी। तो ये तो होती है लेबलिंग। दूसरी होती है कलर कोडिंग, कि अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग कलर कोडिंग यूज कर लें हम, कि मान लो कि एलपीजी है तो इसके लिए ये कलर कोड लगा दिया, हमने यूज कर लिया। एयर है तो इसके लिए ये कलर कोड लगा दिया। अमोनिया है तो इस कलर कोड को यूज कर लिया। तो इससे विजुअल इफेक्ट पड़ेगा, आदमी को जो देखेगा ना, दूर से ही देख के उसको कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं समझना, उसको पता है कि येलो कलर अगर एलपीजी का है तो येलो कलर की लाइन जा रही, तो वहां से एलपीजी जा रही है इस लाइन से, उसको देखने समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो कलर कोडिंग करते हैं। तीसरी क्या होती है, नंबरिंग करते हैं। नंबर लगा दिया 1 2 3 4 5, और हमने बता दिया कि ये एक नंबर है, 2 नंबर। तो नंबरिंग से क्या होता है, उससे भी आदमी को कहीं कुछ काउंट नहीं करना है। अगर 15.15 तक है तो इसका मतलब 15 चीजें हैं,
नंबरिंग से, नंबरिंग मतलब करके कि काउंटिंग में भी काउंट फ्री हो जाएगा, आदमी काउंट करने जो नहीं नंबर से पता लग जाएगा। जोन बना देंगे, जोन के हिसाब से, इससे भी सही रहेगा। शैडो बोर्ड लगाते हैं, जैसे कि शैडो बोर्ड लगा दिया हमने, अभी मैं शैडो बोर्ड का एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पे। शैडो बोर्ड से क्या होगा कि शैडो बोर्ड लगाते हैं हम लोग अपने वर्क प्लेस पे, उससे क्या होता है कि जैसे हम एक टूल्स की बात, टूल्स शैडो बोर्ड की बात करते हैं कि शैडो बोर्ड लगा दे कोई टूल्स का, और हमारे सारे टूल्स पड़े हुए हैं, और एक उसे बगल में एक हमने लगा दिया टोकन बोर्ड। अब क्या होगा, जो आदमी उस टूल को उठाएगा वहां से, उस पे अपना टोकन बोर्ड से अपने नाम का टोकन उठा के वहां पे रख दिया। उससे क्या हुआ कि अगला आदमी आएगा, उस टूल की जरूरत है तो उसको पता कि इस नंबर का टोकन लगा हुआ, इस आदमी के पास ये है आइटम, तो वो वहां से जाके उस टूल को जाके ले लेगा। तो इस साइडो बोर्ड से ये फायदा होगा। टोकन बोर्ड भी हमने बता दिया इसी में साथ साथ। तो ये चीजें हो गई इसकी गाइडलाइन जो कि ऐसे काम करता है। अब इसकी बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि सर्च टाइम कम हो जाएगा, पहली चीज तो। विजुअल इफेक्ट बढ़ जाएगा, विजुअलिटी बढ़ जाएगी। विजुअल जैसे मैंने बता दिया कि कलर कोडिंग कर दिया तो हमको विजुअली दिखेगा, नंबरिंग कर दी तो विजुअली दिखेगा। हमने शैडो बोर्ड लगा दिया, उससे विजुअल दिख जाएगा कि इस आदमी के पास है सामान, हमें पता नहीं करना होगा क्या होगा कि। और स्पेस को हम सेव कर लेंगे कि सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे तो हमारा क्या होगा, स्पेस सेविंग होगा। ठीक है। और जो चीज़ जहाँ पे चाहिए वहीं पे रहेगी, और जब जरूरत होगी तो हम लेंगे। चौथा क्या होगा, इफिशिएंसी ऑफ वर्क इम्प्रूव एज थिंग्स आर अवेलेबल व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड। इससे क्या होगा कि जब इस किसी जरूरत चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे वो मिलेगी आपको उस तरीके। तो इससे ये एक फ़ायदा होगा आपको, बेनिफिट। अब जैसे मैंने बता दिया था आपको, आपको दिख रहा होगा टोकन बोर्ड है, शैडो बोर्ड है, ऑयल के कंटेनर हैं ये। कंटेनर में आपकी मार्किंग दिख रही है कि रेड लाइन, तो यहाँ से हमको रीऑर्डर करना है। यहाँ पे हमने दिखा दिया मार्किंग की थी, बगल में इधर दिख गया आपको। तो ये एक एग्जाम्पल हैं सारे। करते हैं तीसरे एस के बारे में, सीसो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइन। जब कम सामान रहेगा तो कम सामान को साफ करना पड़ेगा, मतलब देयर इज लेस टू क्लीन, लेस आइटम तो लेस क्लीनिंग। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अपने वर्क प्लेस को डेली साफ करना है एक बार, जिससे कि आपका फ्लोर, मशीन या इक्विपमेंट सब डस्ट फ्री रहें। उसके बाद ऑनरशिप क्रिएट करेंगे, जोन वाइज डिवाइड कर सकते हैं अपने एरिया को हम, कि इस जोन में इस आदमी का ऑनरशिप है, इस जोन की इसमें। तो उससे क्या होगा कि आदमी को अपनी एक ऑनरशिप होगी, तो उसको थोड़ा सा प्राइड फील होगा। तो ऑनरशिप क्रिएट करते हैं कि इस एरिया में ये बंदा रिस्पॉन्सिबल, इसकी सफाई रखने के लिए, 5 मेंटेन करने के लिए। इसकी गाइडलाइन क्या है कि सेट टाइम फॉर क्लीनिंग, एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम रखा जाए कि इस टाइम पे सफाई करना है। जैसे हमारी ले सकते हैं हम शिफ्ट की शुरुआत में ले सकते हैं, या शिफ्ट के अंत में ले सकते हैं, या लंच के बाद, लंच के पहले, कोई भी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इस टाइम पे क्लीनिंग करनी है। दूसरी चीज, क्लीनिंग विथ मीनिंग। क्लीनिंग विथ मीनिंग का मतलब ये हुआ कि हमें क्लीनिंग करनी है 6 साइड। 6 साइड क्या होती है, 4 साइड तो हो गई, ऊपर और नीचे, 6 साइड इसको बोला जाता है। या कुल मिला के यह है कि हमें जो सफाई करनी हो वो मीनिंगफुल हो, ये नहीं कि हाथ लगा दिया बस नाम कर दिया कि हमने तो भैया सफाई कर दिया, सफाई हो गई, इससे नहीं चलता है काम। आपको मीनिंगफुल सफाई करनी है, उससे क्लियर होना चाहिए कुछ, सफाई करके पता चले कुछ, उसका रिजल्ट निकले, ऐसी सफाई करनी है। और क्या करना है कि क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन, मतलब आप क्लीनिंग करते समय इंस्पेक्शन भी करिए। अगर सफाई कर रहे हो देख लो कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा, किसी से कोई लूजनेस तो नहीं है, या कोई क्रैक तो नहीं है। ये सब चीज़ें भी आपको विजुअली इंस्पेक्शन करते चलना है सफाई के साथ साथ। चौथी गाइडलाइन क्या है, क्लीन 6 साइड, जो मैंने आपको बता दिया कि 6 साइड क्लीन करनी है, चारों तरफ, ऊपर नीचे, इस तरीके से सफाई करनी। तो ये इसके रहे गाइडलाइन। अब हम बात करते हैं चौथे एस के बारे में, जिसका नाम है सुकेत्सु। ये इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या होगा
कि ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाओ कि 1 से 3 तक जो हमने किया, 5S से लेके 3S 3rd S तक जो किया है, वो एक वेल मेंटेन्ड मैनर में इम्प्लीमेंट हो सके, वो मेंटेन रह सके, ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाओ। अब क्या करेगा ये? गिव अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉय टू टेक द एक्टिव पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द दीज स्टैंडर्ड, कि अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपॉर्चुनिटीज दो कि उसमें वो अपना कुछ भागीदारी दें। और एक्टिव पार्ट, जैसे मैंने बताया, जोन बना दो, आप जोन बना के आप छाट दो कि ये जोन इसके है, जोनिंग करके स्टैंडर्डाइज करना, ये भी एक स्टैंडर्डाइजेशन ही है। डेवलप मैकेनिज्म टू स्टैंडर्डाइज, कोई मैकेनिज्म बनाओ कि कैसे साफ करना है, एक कोई स्टैंडर्ड बना दो कि इस तरीके से सफाई करनी है तो ये इतना इस लेवल तक की सफाई होनी चाहिए, इस तरीके से मार्किंग, जैसे मैंने बता दिया स्टैंडर्डाइजेशन करना कि कलर कोडिंग कर दिया हमने, एक को वो थ्रू आउट इंडस्ट्री अपनी कंपनी में पूरे थ्रू आउट लग गया, क्या येलो कलर के लाइन है तो वो एलपीजी ही होगी, तो ये भी एक हो गया, एक मैकेनिज्म हो गया। इस तरीके से कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ जिससे कि स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, कोई ये ना रहे कि कभी एलपीजी ब्लू में जा रही, कभी येलो में जा रही, कभी रेड में जा रही, ऐसा नहीं है। वेल मेंटेन एक मैकेनिज्म होना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन का। अब तीसरा क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन विल लीड्स इक्वलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि स्टैंडर्डाइज जब करते हैं आप तो इक्वलाइज करो, उससे क्या कि प्रोडक्शन हमारा पिटना नहीं चाहिए, किसी तरीके से कुछ हमारे लॉस ना हो किसी तरीके का, ये नहीं कि हमने सफाई करना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से हमारा कुछ लॉस हो जाए। स्मूथ वर्क होना चाहिए, वो स्मूथ तरीके से हमारी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। अब इसकी गाइडलाइन क्या है? मेकिंग शॉर्ट सेट इन ऑर्डर एंड साइन ए हैबिट, कि आदमी के अंदर एक चीज डेवलप करो अपने वर्क, मतलब कि ये हुआ कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज डेवलप करो कि लोगों के हैबिट में आ जाए, उनकी हैबिट बन जाए कि कोई भी अननेसेसरी चीज है तो उसको फेंक देंगे, कोई मतलब अपने वर्क प्लेस पे कोई अननेसेसरी सामान नहीं पड़ा रहेगा, हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में रखेंगे, हर चीज़ को साफ करते रहेंगे, साफ रखें, ये उनके हैबिट में आ जाए, उनको रोज कहना ना पड़े, उनको कुछ ना करना पड़े, ऐसा सिस्टम हम स्टैंडर्डाइज सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे कि उनको कुछ कहना उनकी हैबिट बन जाए इस तरीके से। दूसरा क्या है? फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एवल्यूएटिंग सिस्टम जोन वाइज, जैसे मैंने बताया आपको कि जोन वाइज एक जोन बना दो, भैया ये तुम्हारा जोन है, तुम इसको मेंटेन करो, इस तरीके से ऐसे रहेगा, एक उसका स्टैंडर्ड बन जाएगा, उसकी तरह टाइम टू टाइम ऑडिट होती रहेगी। दूसरा क्या? इंटीग्रेट दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रूटीन वर्क, डेली वर्क, जैसा मैंने आपको भी बताया कि आपको इक्वलाइजेशन करना है कि ये सब जो है ना इनको हमको रूटीन वर्क के साथ इंटीग्रेट करना है, ये नहीं कि स्पेशल अलग से कुछ कर दो, हमको डेली वर्क के साथ इसको इंटीग्रेट करना है। भैया आते ही आप 5 मिनट सफाई करोगे और कोई सामान लेके आओ, स्क्रैप करना, डायरेक्ट स्क्रैप करो, उसको रखना नहीं है, तो ये सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर दो साथ में, अलग से उसके लिए टाइम ना हो, इंटीग्रेटेड फार्मूला पे काम करना है। फिर क्या है कि चेक हाउ वेल सिस्टम इज वर्किंग एंड सस्टेन इट सेल्फ, मतलब टाइम टू टाइम हमें उसकी ऑडिट करनी पड़ेगी। मान लो XYZ 3 जोन है तो एक्स की ऑडिट करा दो वाई से, और वाई की ऑडिट करा दो जेड से, और जेड की ऑडिट करा दो एक्स से, तो इससे क्या होगा, उसको हमें पता चल पाएगा कि हमारा जो सिस्टम है कैसे काम कर रहा है, सस्टेन कैसे कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का जो बेनिफिट है उसके बारे में। पहली चीज़ क्या होती है कि 1, 2 एंड 3 ईयर्स बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है क्योंकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं। दूसरा कि जो प्रोसेस है ना, जैसे हमने कहा ऑडिट करेंगे तो प्रोसेस सब इक्वल आउटपुट निकलेगा, इक्वलाइजेशन प्रोसेस आउटपुट, मतलब जो आउटपुट है वो इक्वल होगा, लगभग वो इक्वल होगा, सही से काम करेगा, सब इक्वलाइजेशन हो जाएगा उसका। तीसरा क्या है कि तीसरा क्या है? एवरीवन पार्टिसिपेशन, मतलब जब हम जोन बना देंगे तो सभी लोगों के लिए एक एक जोन रहेगा, उसको अपना मेंटेन करेंगे, तो ये इससे क्या होगा, सब लोगों को पार्टिसिपेशन मिल जाएगा। तो ये इसके बेनिफिट थे। अब एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं कि वर्क इंस्ट्रक्शन, अब स्टैंडर्डाइजेशन के जो एग्जांपल्स हैं उनको बता रहा हूँ
कि किसी काम को करने का जो वर्क इंस्ट्रक्शन होता है उसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जो होती हैं उनको उस तरीके से बना सकते हो, एसओपी बना सकते हो किसी काम के लिए। आप कोई सिंबल यूज कर सकते हैं किसी तरीके का, जैसे आपको सामने निकलना है, टर्न लेना है, ऊपर जाना है, तो उसके लिए सिंबल यूज कर सकते हो आप। तो ये एग्जांपल हो गए इसके। अब मैंने ये क्या है आपका जो एक कलर कोडिंग का मैंने दिखा रखा है यहाँ पे कि कैसे कलर कोडिंग की, वाटर है तो ग्रीन कलर हो गया, स्टीम है तो ग्रे कलर हो गया, इस तरीके कलर कोडिंग कर सकते हो। एक आपका सेफ्टी कलर है कि फायर है तो रेड कलर हो गया, वार्निंग का कोई है तो येलो कलर हो गया, इस तरीके से। ये हमने डब्बे 3 रख दिए हैं इसके लिए कि 3 तरीके का इसमें आप कलर कोडिंग करके 3 तरह के डब्बे रख दिए कि मान लो कि डस्टबिन है ये, तो इसमें एक में गीला कचरा रखना है, तो इसमें एक में आयरन होंगे, लोहे के जो होंगे मेटल्स होंगे उसको डालना है। इस तरीके से एक आप सिस्टम बनाते हो, तो एक तरीके से ये आपका सिस्टम मेंटेन हो जाता है आप स्टैंडर्डाइज फॉर्म में जब काम करते हो। तो ये एग्जांपल रहे। अब पांचवा और आखिरी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि ये नहीं हो पाता, इसकी वजह से सारे सिस्टम फेल होते हैं। क्या सिर्फ 5S नहीं, सारे सिस्टम फेल होते हैं सिर्फ इसकी एक चीज की वजह से। ये क्या है? शित्सुके मतलब सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करना किसी, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है कि जो 1 से 4 तक हमने किया है उसके लिए हम डिसिप्लिन में काम करें, कमिटमेंट के साथ काम करें, एम्पावरमेंट के साथ काम करें। ये इसका काम है। डिसिप्लिन मतलब कि हर आदमी को अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हमको अगर स्क्रैप करना है मेटल तो मेटल वाले डस्टबिन में करना है, गीला कपड़ा अगर स्क्रैप करना है तो गीले वाले में करना है। तो ये कमिटमेंट के साथ काम करना है। एक डिसिप्लिन होती है, सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए इसको बोला गया है। इट फोकसेस ऑन डिफाइनिंग ए न्यू माइंडसेट एंड द स्टैंडर्ड इन द वर्क प्लेस। ये क्या करता है, आपका एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि अगर आप हर चीज़ को ना कमिटमेंट के साथ करते हो तो बहुत अच्छा हो जाता है, तो हर काम आपसे बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से आप हर चीज़ का आउटपुट दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक नया माइंडसेट क्रिएट होता है वर्क प्लेस पे कि हर आदमी हर चीज़ को समझता है, कौन सा काम कैसे करना है, किस वे में करना है, कैसे कर इसको मेंटेन करना। तो ये भी एक चीज़ इससे आपको करना पड़ता है। ये एक चीज़ और समझाता है सेल्फ डिसिप्लिन। कुल मिला के ये है कि अपने आप को डिसिप्लिन वो रखना है, और जो जैसे रूल्स बनाए गए, जो जैसा मेथड है उसके हिसाब से काम करना है। अब सस्टेनेबिलिटी का एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा है। पहले क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाया हमने, इम्प्रूवमेंट तो हो गया। इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ही लोगों की ज़रूरत पड़ी, एक आदमी ने इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि उसको लेके मेंटेन करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, 3 लोग लगे हुए हैं, क्योंकि फॉल बैक ना हो जाए, फिर से ख़राब ना हो जाए, तो उसको सेंटर मेंटेन करना है। तीसरा क्या है, फिर इम्प्रूवमेंट करना है थोड़ा सा आगे, तो उसके लिए एक आदमी की ज़रूरत पड़ी। अब इसकी गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं सस्टेनेबिलिटी की। सबसे पहले क्या है, रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, इम्प्रूविंग ओनरशिप बाय एलोकेटिंग एरिया। कि जोन आपने दे दिया तो उससे क्या होगा कि रेगुलर आपको रिपोर्ट होता रहेगा कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं। एक चीज़ ये होती है, इससे सस्टेनेबिलिटी आएगी। यूजिंग रेड टैग, जब आप रेड टैग कैंपेन चलाओगे, रेड टैग कैंपेन चला दो। तो भैया ऐसा है ना, एक काम करते हैं, इतने तारीख से इतने तारीख तक रेड टैग लगाएंगे और हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे अब नॉर्मलिटीज हो उनको एलिमिनेट करना है, तो रेड टैगिंग होगी, इससे इससे सस्टेन करेगा। फिर कम्युनिकेटिंग विजुअल थ्रू फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ। फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी होता कि आप ऐसी विजुअल प्रेजेंटेशन दो कि एक जगह पे खड़े होकर आदमी सारी चीज़ों को कैप्चर करे। मतलब कि ऑपरेटर को सामने खड़ा हो गया मशीन के, तो कोई प्रेशर चेक करना तो मशीन के पीछे घूम के जा रहा है, कोई लेवल देखना मशीन के पीछे जाके घूम के देख रहा है, कुछ भी देखना है तो उसको एक पॉइंट पे खड़े होकर सारी चीज़ें दिख जानी चाहिए। ऐसा आपको विजुअल प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। तो इस अगर ऐसा करोगे तब आपकी सस्टेनेबिलिटी आएगी। तो कम्युनिकेटिंग विजुअल थ्रू
फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ, मतलब कि अगर ऑपरेटर मशीन के सामने खड़ा होता है तो उसको ऐसा ना हो कि पीछे जाके ऑयल लेवल चेक करना पड़े, प्रेशर चेक करना पड़े, ये सब चीज़ें एक जगह पे खड़े होकर वो सारे पॉइंट को चेक कर सके, ऐसा आपको विजुअल प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा हर चीज़ का। जिस तो क्या होगा, इससे जब ऑपरेटर को आगे पीछे नहीं भागना होगा तो वो चीज़ सस्टेन हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो एक जगह से दिख रहा है तो उसको आसान रहेगा, तो वो भी करने में भी आसानी होगी, उसको सब कुछ चेक कर लेगा खड़े होकर एक जगह से, तो इससे क्या सस्टेनेबिलिटी आएगी। फिर क्या है अगला पॉइंट कि स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, एक राइट वे में आप कम्युनिकेट करो किसी चीज़ को, कोई कलर कोडिंग है तो राइट वे में करो, थ्रू आउट करो। ऐसा ना हो कि पता नहीं चल रहा है कि कैसा क्या कर दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, कैसे करा हुआ है, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप कम्युनिकेट करो किसी चीज़ को। अगला क्या है कि कंटिन्यूअस लर्निंग सेशन फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, तो एक ये भी है कि आपको कंटिन्यूअस एक लर्निंग सेशन हर एम्प्लॉयज़ के लिए रखना पड़ेगा, उनको लर्न कराना पड़ेगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी सस्टेनेबिलिटी आने के ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगला पॉइंट क्या, पीरियोडिक ऑडिट एट ऑल लेवल्स, मतलब जैसे मैंने कहा ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है, किसी काम को ऑडिट करना इसलिए ज़रूरी है कि पता चलेगा उसी से कि काम हो रहा सही से या नहीं हो रहा है। जब आप ऑडिट करोगे तो अगला आदमी अगर नहीं भी करना चाहेगा तो उसको पता है कि हमारे ऑडिट के हमारे नंबर्स कम आएंगे, तो उससे क्या होगा कि उसको करना पड़ेगा, तो उससे भी सस्टेनेबिलिटी आएगी। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड्स एंड रिकग्निशन। आखिरी लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़रूरी जो है वो है मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड्स, मतलब कि हर आदमी को जिस जोन में वो काम कर रहा है, जोन लीडर है, एक रिवार्ड पॉइंट रखो कि आपके एरिया का जब ऑडिट होगा इतना परसेंट आप अगर गेन कर लोगे, एक रूल बना लो कि जिस जोन का इतना परसेंट, एक परसेंटेज निर्धारित कर लो, इतना परसेंट इसका वो रहेगा, आउटपुट रहेगा जो ऑडिट में उसके रिजल्ट में आएगा, उसको हम एक कुछ रिवार्ड देंगे, कुछ किसी तरीके कोई रिवार्ड या कुछ भी करेंगे, तो उससे क्या था आदमी को मोटिवेशन आता है और वो उस चीज़ को करता है मन से करके, तो इससे भी सस्टेनेबिलिटी आती है। अब एक एक हमने पिक्चर रख रखी है, मतलब जो सस्टेनेबिलिटी है वो सबसे एम है, सेंटर में है, ये सबके लिए ज़रूरी है, बिना सस्टेनेबिलिटी के कुछ भी हो नहीं सकता। और स्टैंडर्डाइजेशन भी सबके लिए ज़रूरी है, सब चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए, इस फोटो से ये चीज़ पता लग रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि 5S इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इसके 7 रीजंस रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला कि विजुअल रिजल्ट इनहैंस द जनरेशन ऑफ मोर एंड न्यू आइडियाज, कि जब विजुअल कोई रिजल्ट आता ना, जैसे हमने कह दिया कि कोई शैडो बोर्ड लगा दिया, कलर कोडिंग कर दी, नंबरिंग कर दी, इस तरीके जब हम करते हैं ना, जब जो वो चीज़ विजुअल दिखता है तो उससे आदमी का मोटिवेशन होता है और न्यू आइडियाज क्रिएट होते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट जो रहा वो ये रहा कि ये विजुअल रिजल्ट देता है, विजुअली पता चलता है कि ये चीज़ अगर वर्क प्लेस साफ हो गया तो आदमी विजुअली दिखेगा ये चीज़ साफ हो गई, तो इसका रिजल्ट विजुअल दिखता है। दूसरा क्या है, द वर्क प्लेस गेट क्लीन अप एंड बेटर ऑर्गेनाइज, कि आपका जो वर्क प्लेस है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा, बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, आपका मन लगेगा काम करने में, तो ये भी जो है एक इसका बहुत अच्छा बेनिफिट था इसको पॉपुलर करने में। तीसरा क्या है, हॉस्पिटल एंड ऑफिस ऑपरेशन बिकम ईजियर एंड सेफर, इससे क्या हो गया, जैसे कि हमने बता दिया कि कलर कोडिंग कर दी, कोई सिंबल लगा दिए, कोई किसी तरीके का नंबरिंग कर दी, इससे क्या होगा कि जो आप हॉस्पिटल है या कोई ऑफिस है या कोई भी चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है किसी भी तरीके की, उसमें क्या हो जाए वो ऑपरेशन है ना बहुत इजी और सेफ हो गया। जैसे हमने सेफ्टी के लिए लगा दिया कि भाई रेड, फायर के लिए रेड है, तो कोई भी चीज़ वार्निंग के लिए येलो है, तो कोई वार्निंग आ गई, तो उन सभी क्या हुआ, सब चीज़ें सेफ हो गई, सब चीज़ें वर्क प्लेस हमारा सेफ हो, तो इससे ये एक बेनिफिट हुआ इससे। अब जो इसका चौथा रहा ये है रिजल्ट और विजुअल टू एवरीवन, इनसाइडर एंड आउटसाइडर, इसका जो रिजल्ट आता है ना विजुअल होता है, तो कंपनी के अंदर का आदमी,
कंपनी के बाहर का आदमी, डिपार्टमेंट के अंदर का आदमी, डिपार्टमेंट के बाहर का आदमी, ऑफिस के अंदर का आदमी, ऑफिस के बाहर, हर आदमी को विजुअल दिखता है इसका रिजल्ट। पांचवा रीजन क्या रहा है, पीपुल आर नेचुरली डिसिप्लिन्ड। आदमी अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाता है जब आपको पता है कि हमको ये चीज का गीले वाले को रेड में डालना, रेड डब्बे में, मेटल को इसमें डालना है, तो अब जब अपने आप डिसिप्लिन हो जाता है आदमी, कोई जरूरत नहीं होती है डिसिप्लिन करने, कोई ये नहीं कि स्पेशल कोई थॉट प्रोसेस लगाना है, अपने आप आदमी डिसिप्लिन हो जाता है 5S से। छठा क्या है, पीपुल टेक प्राइड इन देयर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज वर्क प्लेस। जब आपका वर्क प्लेस साफ सुथरा रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, तो आपको अच्छा लगेगा, आप प्राउड फील करोगे, प्राइड फील करोगे कि हम भैया बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं, हमारा कितना अच्छा है, आपके अंदर फीलिंग अच्छी से अच्छी आएंगी। सातवां क्या है, एज ए रिजल्ट द कंपनी गुड इमेज जनरेट्स मोर बेटर। जब आपका सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा, बढ़िया से काम होगा, सब चीज़ें रहेंगी सिस्टमेटिक वे में, तो आपकी जो कंपनी है उसके जो इमेज है वो अच्छे से, जो बाहर ही आएगा, जो ऑडिट करने आएगा बाहर के आदमी, उसके निगाह में बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब साफ सुथरा रहेगा, सब कुछ सिस्टमेटिक रहेगा, तो जो सामने वाला ऑडिट करने आएगा देखेगा, उसको लगेगा हाँ यार इस कंपनी के तो कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं लोग। तो इससे जो ये रीजन रहे जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में सब जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अब बात करते हैं इसके टारगेट्स क्या हैं 5S के। पहला क्या है कि जीरो चेंज ओवर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ होगी सिस्टमेटिक वे में काम होगी, तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस में डाइवर्जन नहीं होगा। दूसरा क्या है, जीरो डिफेक्ट लीडिंग टू हायर क्वालिटी। जब हमारे डिफेक्ट कम होंगे तो हमारी जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा मेंटेन हो पाएगा। तो ये क्या करेगा, हमारे क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तीसरा क्या है, जीरो बेस्ट। जीरो बेस्ट लीडिंग टू लोअर कॉस्ट। हमने जैसे कहा कि बेस्ट एलिमिनेट करता है ये, तो बेस्ट को जब एलिमिनेट करोगे कोई, तो हमारी जो कॉस्ट होगी उस कम हो जाएगी, तो हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा। तभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम जो प्रॉफिट लेते हैं वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट की। चौथा पॉइंट है कि जीरो डिले लीडिंग टू ऑन टाइम डिलीवरी। जब हमारा हर काम सिस्टमेटिक वे में हो रहा है, कोई भी चीज़ जैसे हमने बता दिया कि रेड मार्किंग कर दी हमने, इसके नीचे हमारा अगर ऑयल लेवल आ गया तो हम क्या करेंगे कि रीऑर्डर कर देंगे। तो रीऑर्डर, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डिले टाइम है ना वो ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिससे टाइम से हर कस्टमर को हमारी डिलीवरी जा सकती है, कोई भी काम हम टाइम टू टाइम कर सकते हैं। पांचवा क्या है, जीरो इंजरी प्रोमोटिंग सेफ्टी। जीरो इंजरी होगी इससे, क्योंकि हम अच्छे से क्लीन किए रहेंगे, सब ऑर्गेनाइज किए रहेंगे। मान लो फर्श पे तेल गिरा रहेगा, स्लेपरी फर्श रहेगी, तो उससे क्या होगा कि आदमी गिर के चोट लग सकता है। लेकिन अगर हम 5S मेंटेन करेंगे, साफ सफाई रहेगी, तो उससे नहीं होगा ऐसा कुछ। तो ये भी जो है जीरो इंजरी प्रोमोटिंग सेफ्टी फीचर इसके अंदर है। छठा क्या है, जीरो ब्रेकडाउन ब्रिंगिंग बेटर मेंटेनेंस। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं इसके फाइनली। पहला क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S एक्टिविटी। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, कि आपको 5S मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपका अप्रोच। आपका अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, इट इज़ नॉट द क्लीनिंग कैंपेन। जैसे हमने कहा, ये कोई क्लीनिंग कैंपेन नहीं कि भैया ब्रश उठाया और सफाई कर दिया। हमको क्लीनिंग करनी है मीनिंगफुल तरीके से, अच्छे से। और कोई क्लीनिंग तो एक ऐसा इसका है, चार और ऐसे हैं, उसको भी देखना है सारे काम। तो ये कोई ऐसा नहीं क्लीनिंग कैंपेन है। तीसरा क्या है, 5S एक्टिविटीज आर टू क्रिएट गुड वर्किंग इन्वायरमेंट थ्रू द रिडक्शन ऑफ मूरी। जैसा मैंने बताया कि ये मूरी, मुरा और मुदा को रिड्यूस करता है। चौथा क्या है, 5S कैन आइडेंटिफाई रिड्यूस abnormalities एंड बेस्ट improve द टीम वर्क, क्लीननेस, सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी। 5S क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, रिड्यूस करता है abnormalities को। जैसे मैंने बताया कि सॉर्टिंग करेंगे, रेड टैग करेंगे, तो abnormalities को हम आइडेंटिफाई करेंगे, रेड टैगिंग करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे, रिड्यूस हो जाएगा। फिर क्या है, वेस्टेज, वेस्टेज को हम रिड्यूस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर क्या होगा, टीम वर्क इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि टीम में काम होगा।
जोन बना देंगे, जोन रिस्पॉन्सिबल होगी, उसमें एक टीम होगी, क्लीननेस सफाई रहेगी, सेफ्टी भी रहेगा। और इन सबको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो हमारी ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। और पांचवा जो है ये है इट इज़ ए बेसिक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, और ये बहुत ही सरल और सबसे अच्छा मैनेजमेंट टूल है। 5S क्या कर सकता है इसको जान लो। टीम वर्क इम्प्रूवमेंट थ्रू एवरीवन्स पार्टिसिपेशन, कि 5S टीम वर्क को इम्प्रूवमेंट करता है क्योंकि हर आदमी का पार्टिसिपेशन होता है। तो ये बहुत बड़ा काम करता है 5S। अब एक पिक्चर देख लो कि abnormalities दिख रहे हैं, जैसे कि रेड कलर की abnormalities है तो उसको सर्च कर रहे हैं। फिर क्या है कि आइडेंटिफाई वेस्ट एंड रिड्यूस द वेस्टेज। वेस्टेज को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको हम रिड्यूस करते हैं, हटा देते हैं। ये भी है। वेस्टेज कितने तरीके के होते हैं? ये वेस्टेज 7 तरीके के होते हैं। अब वेस्टेज के बारे में पहले जान लेते हैं क्या होता है। वेस्टेज क्या होता है? वो एक्टिविटी जो हमें वैल्यू नहीं ऐड करती है उसे हम वेस्टेज कहते हैं। इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो जैसे जैसे एलिमिनेट करेंगे वैसे वैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी और हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं 7 तरीके के वेस्टेज के। तो वेस्टेज 7 तरीके के होते हैं। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 2 इन्वेंट्री, नंबर 3 मोशन, नंबर 4 वेटिंग, नंबर 5 ओवर प्रोडक्शन, नंबर 6 ओवर प्रोसेसिंग, नंबर 7 डिफेक्ट्स। ये 7 तरीके के वेस्टेज होते हैं। इनके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आगे चल के। फिलहाल आप इनको जान लें कि 7 तरीके के वेस्टेज होते हैं ये। और क्या करेगा 5S? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर देगा। और क्या करेगा 5S? सेफ्टी को इम्प्रूव कर देगा। अब हम जान लेते हैं अगर 5S नहीं करते अपने वर्क प्लेस पे तो क्या होता। जैसा इस पिक्चर में दिख रहा होगा आपको कि हेजिटेशन, व्हाट टू डू, क्या करें, कैसे करें। दूसरा क्या, लुकिंग फॉर नेसेसरी आइटम। नेसेसरी आइटम के लिए आपको तमाम सामान पड़ा, उसमें आपको जो जरूरी है उसको ढूंढने में टाइम लगता है क्योंकि हमको ऑर्गेनाइज नहीं है सही से। रिमेंबर व्हाट, हाउ टू डू, कि किसको कैसे करना है इसे नहीं पता है हमको। और क्या है, एक मेकिंग मिस्टेक। तो इस सब से क्या होगा, बार बार आपको, इससे क्या होगा, आप बार बार मिस्टेक करेंगे। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री लास्ट में हमने इसलिए डाला क्योंकि हिस्ट्री से आदमी क्या ज़रूरत है यार, कब आया कैसे आया इससे मतलब नहीं है, हमको जानना चाहिए हम इससे अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हैं। तो वो मैंने सबसे लास्ट में हिस्ट्री डाली है। तो ये इसका हिस्ट्री है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए डालें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा जब भी वीडियो पड़ेगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप इसको देख सकें। थैंक यू।